एक्सरसाइज 10.1 में हमारे पास जो पहला सवाल है उसमें सर्कल को दो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं पॉइंट पी से। इन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो आपस में इक्वल होती है थ्योरम के हिसाब से। और ये टेंजेंट्स ना सिर्फ इक्वल लेंथ के होते हैं बल्कि ये सर्कल के का जो रेडियल सेगमेंट है उसके आउटर एंड पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इस हिसाब से ओ पी और ये जो पॉइंट है क्यू, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लिहाजा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है। 90 का एंगल अगर यहाँ पे पॉइंट क्यू पर बन रहा है, क्योंकि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो 13 जो है वो हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आर स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 144। तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। इसी तरह से जो दूसरी हमारे पास फिगर है उसमें भी ये पॉइंट ओ है और ये एल है और हमको डी मालूम करना है, तो सेम फार्मूला यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हाइपोटेन्यूज डी हो गया। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जिससे डी स्क्वायर की वैल्यू बनती है 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये बनता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 36, सॉरी 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 112। और इसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो 10.5। तो इस तरह से इस फिगर में जो हमारा अननोन था डी, वो हमने मालूम कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी तो फिगर है, इसमें यहाँ भी बन रहा है जी 30 डिग्री का एंगल, और ये जो हमको साइड है वाई वो मालूम करनी है। तो ये साइड हमको 8 यूनिट गिवन है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा पॉइंट बी पर। रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बनाती हैं। तो मैं यहाँ पे y और 8 इन दोनों में टेंजेंट का रिलेशनशिप बनता है, क्योंकि ये जो हमारे पास पी ए लाइन है ये हाइपोटेन्यूज है और 30 के लिए y परपेंडिकुलर हो गया और 8 बेस हो गया। तो टेंजेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज y डिवाइड बाय बेस दैट इज 8। जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है और जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होता है। और टेंजेंट 30 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 बाय अंडर रूट 3 y इज इक्वल टू 8, तो जिससे हमारे पास y की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। इस तरह से ये जो हमारे पास अगर ए बी टेंजेंट की लेंथ 8 है, तो यहाँ पे जो दूसरा टेंजेंट है जो कि अननोन है x, तो ए सी टेंजेंट की लेंथ भी 8 होगी, क्योंकि टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है एक पॉइंट से सर्कल को जो दो टेंजेंट्स ड्रा की जाते हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में यहाँ पे हमारे पास 25 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 25 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके बाद हमारे पास जो ये दो साइड्स हैं, दो टेंजेंट्स हैं, यानी कि ए से लेके बी तक का टेंजेंट और ए से लेके सी तक का टेंजेंट, ये आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 25 प्लस 25 50 का एंगल बन गया। अब ये वाला एंगल y और यहाँ पे भी हमारे पास एंगल y बनेगा, क्योंकि ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो y प्लस y और प्लस 50
इज इक्वल टू 180। ये हो गया 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 50। तो 180 माइनस 50 की वैल्यू हमारे पास 130। तो y इज इक्वल टू 130/265। अब इस तरह से x की वैल्यू मालूम करने खातिर बात यह है कि x और y दोनों मिल के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि b के ऊपर एंगल बन रहा है। तो टेंजेंट लाइन रेडियल सेगमेंट के आउटर एंड पे जो है वो परपेंडिकुलर होगी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 और y की वैल्यू हम लोगों ने मालूम की है, दैट इज 65। तो x की वैल्यू हो गई 90 माइनस 65 और जो कि बनती है 25 डिग्रीज। तो यूँ हमने अपने अननोन y और x जो है वो मालूम कर लिया। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे दो अननोन्स हैं, एक a और एक b। अब यहाँ पे b पे जो एंगल बनेगा इस साइड पे वो तो 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि टेंजेंट लाइन रेडियल सेगमेंट सी बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके हिसाब से 15। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे सी पे सेंटर है, ये एंगल 30 का है। तो अगर ये एंगल 30 का है तो ये एंगल भी हमारे पास 30 का होगा, क्योंकि ये सी बी और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट बन रहा है जो कि फिफ्थ पार्ट का है डी। अच्छा, इसको यहाँ पे उसने डी लेबल किया। तो इसके हिसाब से डी पे और बी पे 30 का एंगल बना। अब ये वाला जो एंगल हमारे पास बाकी बच गया है, ये 180 में से इन दो का सम माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से ये वाला एंगल बनता है जी 120, क्योंकि तीनों एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास 180 आना चाहिए। अब अगर ये 120 है तो फिर ये साथ वाला जो एडजेसेंट एंगल है ये 60 होगा। और क्योंकि ये हमारे पास दोनों सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं एक ही लाइन पर। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है तो हम एंगल ए मालूम कर सकते हैं, a प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से 90 प्लस 60 150। सो 180 माइनस 150, तो a की वैल्यू जो है हमारे पास 30 डिग्री आ जानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा अननोन एंगल है ये 30 डिग्री है। उसके बाद b को मालूम करने की खातिर राइट एंगल ट्राइंगल है, हम यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब या इस 60 के हिसाब से या इस 30 के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर a जो है हमारे पास 30 है, उसके हिसाब से देखें तो b बन रहा है जी हाइपोटेन्यूज। तो और 15 जो है ये इसके साथ एडजेसेंट साइड है तो बेस बन रहा है। तो साइन ऑफ कॉज ऑफ 30 इज इक्वल टू बेस दैट इज़ 15 और हाइपोटेन्यूज दैट इज़ b। और कॉज ऑफ 30 जो होता है वो हमारे पास √3/2 होता है। तो 15/b क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास √3b इज इक्वल टू 15 2 30 और b की वैल्यू हमारे पास हो गई 30/√3। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय √3 17.32 जो है वो हमारे पास लेंथ है। तो इसके ऊपर डिग्री नहीं लगाएंगे, ये हमारे पास बी की लेंथ आ गई। अच्छा, वो हमारे पास जो 6th पार्ट है इसमें बी पर भी 90 का एंगल बनेगा, सी पे भी 90 एंगल बनेगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन जो है वो रेडियल सेगमेंट के साथ टच हो रही है। यहाँ पे पी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो 120 है। तो इसके जो सामने का एंगल होगा इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस 120 इज इक्वल टू 180, क्योंकि इन दो का सम 90 के हिसाब से 180 हो गया और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 180 माइनस 120 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब जो हमारे पास अब एंगल बी को मालूम करने की खातिर ये हमारा जो एंगल पी पे बन रहा है 120, तो यहाँ पे जो अंदर की तरफ एंगल बनेगा ये बनेगा जी 60, क्योंकि इन दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं।
अब ये पी सी और पी डी दोनों रेडियाई हैं, दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इन दोनों एंगल्स को, अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी एंगल बनेगा। तो इन दोनों का जो सम है, यानी कि बी प्लस 60 इज इक्वल टू 180, इसका मतलब ये है कि ये बी भी 60 होगा और ये वाला बी भी 60 होगा। तो हमारा जो अननोन एंगल बी है उसको 60 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि पी सी और पी डी दोनों चूँकि रेडियस हैं, लिहाजा ये दोनों एंगल भी ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हुए और इनके सामने की जो सामने के जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हुए। तो बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 60 डिग्री आ गई। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे देखें 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बी ए जो है वो डी पर भी 75 डिग्री का एंगल बनाएगा अल्टरनेट सेगमेंट रूल के तहत, कि यहाँ पे बी ए टेंजेंट लाइन के साथ जो एंगल बनाएगा बाहर की तरफ, अंदर हम इस बी ए को जिस पॉइंट के साथ भी मिलाएंगे वहाँ पे भी सेम एंगल बनेगा। अब अगर ये 75 और यहाँ पर ए के साथ इन साइड जो है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 प्लस 75 और जो हमारा अननोन एंगल है अल्फ़ा, ये तीनों मिल के 180 का एंगल बनाएंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और सम जो है 180 होना चाहिए। तो 90 प्लस 75 जो है वो हमारे पास हो गया 5, 9 प्लस 6 16, 165 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 180। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 180 माइनस 165, जिससे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री आ गई। तो हमारा जो अननोन एंगल है इस सवाल में वो 15 डिग्री हो गया। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखें यहाँ पे 57 डिग्री का एंगल बन रहा है बाहर की तरफ, तो ए सी जो अंदर की तरफ एंगल बनाएगा अल्टरनेट सेगमेंट रूल के तहत, वो जेड की वैल्यू जो है वो भी 57 होगी। और इसी तरह से यहाँ पे बाहर 63 डिग्री का एंगल बन रहा है टेंजेंट लाइन के साथ, तो ए बी जो है वो यहाँ पे पॉइंट सी पर एक्स पे जो एंगल बनाएगा वो भी 63 डिग्री होगा। अब ये जेड एक्स और वाई आपस में मिलके z प्लस एक्स प्लस वाई, ये चूँकि 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो z की वैल्यू हमारे पास 57, एक्स की वैल्यू 63 है और y जो है वो हमने मालूम करना है। तो 7 प्लस 3 हमारे पास 10 हो गया, और 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 120 प्लस y इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई जी 180 माइनस 120, जो कि 60 डिग्री है। हमारे पास इस फिगर के अंदर फाइंड ओ बी ए जो एंगल हमने मालूम करना है, तो ओ बी ए ज़ाहिर है 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि ओ बी रेडियल सेगमेंट है और बी ए टेंजेंट लाइन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। उसके बाद अगर हम ओ सी बी मालूम करने की कोशिश करें, तो उसके हिसाब से ये एंगल 120 का है, ये टोटल एंगल 90 का हो गया। तो लेकिन यहाँ पे ओ बी जो अंदर की तरफ ट्राइंगल का एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होने चाहिए, और इन दोनों का जो सम है वो 60 के इक्वल आएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम ट्राइंगल के हमारे पास 180 आना चाहिए, लिहाजा ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री का होना चाहिए। तो ओ सी बी या ओ बी सी ये दोनों 30 डिग्री के होने चाहिए। इसी तरीके से जब हम बी ए सी की बात करते हैं, तो अगर ये एंगल 30 का है और ये टोटल एंगल 90 का है, तो ये जो बाहर का एंगल होगा, देखिए इस एंगल की अगर हम बात करें तो 90 माइनस 30, इसको 60 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का, क्योंकि ए बी और ए सी टेंजेंट लाइन जो है इनकी लेंथ आपस में इक्वल है। अब अगर ये 60 और ये 60 है, तो तो बी ए सी जो है, अब हमारे पास अगर ये दो एंगल ट्राइंगल के 60 के बराबर है, तो फिर इसको भी 60 का होना पड़ेगा। तो बी ए सी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री का हो गया। अब हमारे पास जो ए बी एंड सी वो हमने पहले से यहाँ पे 60 डिग्री निकाला हुआ है, क्योंकि टोटल एंगल 90 का है और इनर एंगल 30 है, तो ये बाहर वाला 60 हो गया, तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको गिवन है कि ओ जो है वो सेंटर है इन दोनों सर्कल का। तो ए बी जो है वो आउटर सर्कल जो है उसमें उसका एक कार्ड है, सी डी बी आउटर सर्कल का एक कार्ड है, हमने इन दोनों की लेंथ को इक्वल प्रूफ करना है। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये है कि ये ए बी और सी डी दोनों इनर सर्कल जो है उसको
टेंजेंट हैं। तो अगर हम ओ से ए बी को परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये हमारे पास रेडियल सेगमेंट बनेगा, क्योंकि चूँकि ए बी ओ को टेंजेंट है और इसी तरह से ओ जो है वो सी डी को भी टेंजेंट है। तो हम इन पॉइंट्स को ई और एफ का नाम दे देते हैं। तो ओ ई जो है इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एफ एंड ओ ई आर रेडियल सेगमेंट्स। तो ज़ाहिर है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब जब दो रेडियल सेगमेंट्स जब हमारे पास आपस में इक्वल हैं तो और ए बी और सी डी इनसे इक्वी डिस्टेंस हैं तो इनकी लेंथ भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए बाय द थ्योरम, एज ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओ, hence मेजरमेंट ऑफ ए बी मेजरमेंट ऑफ सी डी के बराबर होगी, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस जो सेगमेंट होते हैं सेंटर से उनकी लेंथ हमारे पास थ्योरम के हिसाब से इक्वल होनी चाहिए। और ए बी और सी डी दोनों आउटर सर्कल के जो है कार्ड्स हैं, या उनको सेगमेंट जो है वो भी कहा जा सकता है अगर हम ये ए बी और सी डी के साथ का जो है वो एरिया उसके साथ ले लें। बहरहाल तो ए बी और सी डी कार्ड्स जो हैं वो चूँकि पॉइंट ओ से इक्वी डिस्टेंस हैं, लिहाजा लेंथ के हिसाब से भी आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अली जो है वो एक रेलिंग स्टोन टाइड विद स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 फीट। तो ये सर्कुलर शेप में एक पत्थर को घुमा रहा है और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 3 फीट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अली से इस पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है वो 3 फीट है। अब होता ये है कि जो स्ट्रिंग है या जो तार है जिसके ज़रिए से ये पत्थर जुड़ा हुआ है वो टूट जाती है और ये जो स्टोन है ये एक टेंजेंट डायरेक्शन में मूव करता है और जिस डिस्टेंस पर ये पहुंचता है वो अली से 5 फीट के डिस्टेंस पर है। तो हमने और ये पहुंचता है जी पॉइंट लेट्स से बी पे। तो अब अली से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 5 फीट है और हमने जो डिस्टेंस स्टोन ने कवर किया यानी कि ए से बी तक का वो मालूम करना है। तो इसको हम एक्स कर देते हैं। अब क्योंकि ये ए के ऊपर टेंजेंट बन रहा है लिहाजा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो इस ट्राइंगल में 3 फीट है ये लेट्स से के बेस हो गया और ये जो 5 फीट है ये हाइपोटेन्यूज हो गया और एक्स जो है ये परपेंडिकुलर हो गया। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ये बन रहा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 4 इज इक्वल टू एक्स, तो ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर तार टूट जाती है तो जो स्टोन है वो ए से बी तक का जो डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर या 4 फीट है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको 3 सर्कल जो हैं वो आपस में एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं और इनके जो 3 साइड्स बन रही है ए बी बी सी सी, इनमें रेशो बन रही है 2:3:4। तो अगर मैं ए बी बी सी और सी ए साइड को निकालूं तो मैं लिख सकता हूँ कि जी पैरामीटर जो है वो है 2x प्लस 3x प्लस 4x, क्योंकि रेशो जो है इन साइड में 2:3:4 बन रही है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x और ये पैरामीटर हमको 36 की बना। इससे 2 प्लस 3 5 5 प्लस 4 9, 9x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 36/9। तो x की वैल्यू 4 आ गई।
अब हमारे पास जो ए बी लेंथ है वो इनफैक्ट R1 प्लस R2 इस पहले सर्कल का रेडियस प्लस दूसरे सर्कल का रेडियस है। तो R1 प्लस R2 और ये ए बी की लेंथ हमने निकालनी है 2x के हिसाब से। ये बनी 2 और 4 8, यहाँ पे 3 4 ज़ार 12 और 4 4 ज़ार 16। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को पुट कर दूँ तो मेरे पास ये तीन लेंथ्स बनती हैं। अब ये पहली लेंथ है ये R1 प्लस R2, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी लेंथ है वो R2 प्लस R3, और ये वाली लेंथ 12 यूनिट्स है, इसको हम BC लेंथ कह देते हैं। और उसके बाद जो तीसरी लेंथ है CA, ये R3 प्लस R1 तीसरा सर्कल और पहले सर्कल के रेडियाई का सम, और ये हमारे पास 16 यूनिट है। अब इन तीन इक्वेशंस की मदद से हमने पहले सर्कल, दूसरे सर्कल और तीसरे सर्कल का रेडियस मालूम करना है। तो फ्रॉम 1 अगर मैं R1 की वैल्यू निकाल लूँ तो बनेगी 8 माइनस R2। इसको मैं किसी ऐसी इक्वेशन में जहाँ पे R2 का जिक्र हो उसमें पुट कर देता हूँ, पुट इनटू, तो वो है जी R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 12। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है R1 की है, और R1 का तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो फिर CA के अंदर जो दूसरी क्वेश्चन उसमें पुट कर देते हैं R3 प्लस R1 इज इक्वल टू 16। यहाँ पर R3 प्लस R1 की वैल्यू हमने निकाली है 8 माइनस R2, यानी कि R1 की बजाय ये वाली वैल्यू लिख देते हैं जो कि उसकी अभी हमने निकाली है, और 16 जो है वो एज इट इज़। तो ये बनेगा जी R3 माइनस R2, 8 दूसरे जाके 16 से माइनस हो जाएगा तो 8, इसको हम इक्वेशन 4 कह देते हैं। तो अब R3 और R2 में हमारे पास जो वैल्यू सम की सूरत में मौजूद है वो इक्वेशन 2 है। तो अगर मैं उसको इसके नीचे लिख दूँ R3 प्लस R2 इज़ इक्वल टू 12, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। तो ये जो हमने नई इक्वेशन 4 बनाई है और जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, उनको अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने से R2 माइनस R2 प्लस R2 के साथ कट जाएगा। 2 ऑफ R3 इज इक्वल टू 8 प्लस 12 20। इससे R3 की वैल्यू बन जाएगी 20/2 दैट इज़ 10। तो ये हमारे पास एक सर्कल का रेडियस आ गया। अब इसी तरह से R3 की वैल्यू को अगर मैं किसी क्वेश्चन में पुट कर दूं, पुट इन R2, तो R3 जो है वो 10 प्लस R2 इज इक्वल टू 12। तो R2 की वैल्यू 12 माइनस 10 2 यूनिट आ जाएगी। और इस तरह से R2 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो वो है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 8। तो R1 प्लस R2 की बजाय 2 इज इक्वल टू 8, तो R1 की वैल्यू 8 माइनस 2 6 यूनिट्स जो है वो हमारे पास इसकी रेडियस की लेंथ आ गई। तो तीनों जो रेडियस हैं उनकी लेंथ हमने फाइंड कर ली। नंबर 6 में है कि हमने ए से लेके बी तक का डिस्टेंस मालूम करना है। ये इनफैक्ट दो सेंटर जो हैं दो सर्कल्स के, उनके बीच का डिस्टेंस बन रहा है। अब ये जो सी डी है ये हमारे पास टेंजेंट है, इन दोनों सर्कल को कॉमन टेंजेंट है। तो चूँकि ये टेंजेंट है तो ये रेडियल सेगमेंट्स को आउटर एंड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बन रहा है। तो अगर हम ट्राइंगल ADC ले लें तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। उसमें हाइपोटेन्यूज 5 है और परपेंडिकुलर 4 है। बेस को यहाँ पे x कह देते हैं, और यहाँ पे बेस को, इस ट्राइंगल के लिए बेस को y कह देते हैं। तो x और y का सम जो है वो हमारा आंसर होगा। तो फॉर ट्राइंगल ADC 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर,
25 4 का स्क्वायर 16, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिससे एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 यूनिट्स आ गई। और इसी तरह से अगर हम दूसरी ट्राइंगल ले लें, ए डी सी को छोड़ के बी डी और सी, तो इसमें जो 4.5 है इसका स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल के लिए 4.5 है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस है वो वाई है, तो इसका स्क्वायर 4.5 के स्क्वायर को माइनस 4 का स्क्वायर जो है हमारे पास 16, तो वो 4.25 इक्वल टू वाई स्क्वायर, और अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 2.06 हमारे पास बनता है। अब ये हमारे पास जो एक्स और वाई की लेंथ है इनका सम ए बी के बराबर होगा, तो 2.06 और प्लस 3 तो 5.06, और जो भी हमारे पास यहाँ पे यूनिट है सेंटीमीटर, ये ए से लेके बी तक की लेंथ हो गई जो कि हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है। नंबर 7 में हमारे पास ट्राइंगल जो बन रही है ई पी एफ, इसमें एक एंगल हमको गिवन है ई पे 20 डिग्री, एफ पे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस 20 70 डिग्री का हो गया। और अब अगर ये 70 डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल हमारे पास बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, तो ये 110 का बनना चाहिए, क्योंकि 110 और 70 मिलके 180 होते हैं। अब अगर ये 110 है तो पी एफ और पी जी ये दोनों चूँकि रेडियाई हैं, तो इन दोनों की लेंथ भी आपस में इक्वल है, और इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर 110 यहाँ पे सेंट्रल एंगल है, तो यहाँ पे जो दोनों एंगल जो कि आपस में इक्वल हैं, इन दोनों का सम 70 हो गया। उस हिसाब से एफ पे बनने वाला एंगल भी 35 डिग्री, और यहाँ पे जी पे बनने वाला एंगल जो है ये भी उसका हाफ यानी कि 35 डिग्री हो गया। तो हमारा जो अननोन एंगल था वो पी जी एच था, जो कि 35 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो अननोन एंगल है एक्स और वाई, इसके लिए हम अल्टरनेट सेगमेंट का जो थ्योरम है उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 46 डिग्री का है, तो डी भी हमारे पास कॉर्ड हो गया। अब डी भी जो है यहाँ पे पॉइंट सी पर मीट कर रहा है, तो ये एंगल अगर यहाँ पे 46 है डी बी के इस तरफ टेन लाइन के साथ, तो यहाँ पे भी हमारे पास 46 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे 46 डिग्री का एंगल बन गया, 66 है, तो अब बी पे बनने वाला एंगल भी हम मालूम कर सकते हैं। और उसके लिए हम अगर 180 में से 66 और 46 माइनस कर दें, तो ये बनता है 180 माइनस 66 प्लस 46, 68 डिग्री। तो इसके हिसाब से ये हमारे पास 68 डिग्री बन गया। अब ये तीनों एंगल्स हैं 40 68 और यहाँ पे बनने वाला एंगल वो 180 बनाएंगे, तो 180 माइनस 46 प्लस 68, तो ये बना 46 प्लस 68 और 180 माइनस, तो ये भी हमारे पास 66 बना। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास 66 है। अब ये 66 है, तो इस एंगल को भी हमारे पास 66 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड टेंजेंट हैं, टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है, तो ये भी 66 हो गया, ये भी 66 हो गया। तो अब ये जो हमारा एंगल एक्स है वो होगा 180 माइनस 66 प्लस 66, जो कि बना मल्टीप्लाइड बाय 2 और 180 माइनस, तो x की वैल्यू हमारे पास 48 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से हमने अपना एक अननोन जो है वो मालूम कर लिया 48। अब जो हमारे पास यहाँ पे डी सी
सेगमेंट के यहाँ पे 68 बन रहा है, तो यहाँ पे वाई की तरफ भी जो वाई है वो भी 68 बनना चाहिए, क्योंकि ये एंगल और अल्टरनेट सेगमेंट रूल के हिसाब से DC के साथ जो यहाँ पे बी पे एंगल बन रहा है वो भी बराबर होना चाहिए। तो हमारा वाई एंगल जो अननोन था वो 68 हो गया और एक्स एंगल जो अननोन है वो 48।